दोस्तों, आज जो कहानी आपको मैं सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही दिलचस्प और कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक भी है। इसीलिए उसे अंत तक जरूर सुनें। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में तेजस्वी और महाप्रतापी राजा राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय था, इसीलिए उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। राजा का राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम चंद्र प्रकाश और दूसरे का नाम भानु प्रकाश था। दोनों राजकुमार बहुत ही गुणवान, वीर धीर और सीलवान भी थे। राजा की मृत्यु के बाद राजकुमार चंद्र प्रकाश गद्दी पर बैठा और उसने अपने छोटे भाई भानु प्रकाश को मोल देश का राज्य दे दिया। राजकुमार चंद्र प्रकाश अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था। भानु प्रकाश भी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए मूल देश की ओर चल पड़ा। वहां पर उसने बहुत अच्छी तरह से शासन करना शुरू कर दिया। जब कुछ साल बीत गए तो राजकुमार चंद्र प्रकाश ने अपने छोटे भाई से मिलने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि वे जाएं और उसके छोटे भाई को आदर सहित वापस लेकर आएं। मंत्री छोटे राजकुमार को लाने के लिए बहुत ही धूमधाम के साथ मूल देश की ओर निकल पड़ा। उधर जब राजकुमार भानु प्रकाश को यह पता चला कि उन्हें लेने के लिए उनके भाई का मंत्री आ रहा है, तो वे मंत्री की स्वागत के लिए खुद और अपनी सेना के साथ अपनी राजधानी से निकल पड़े। शहर के बाहर राजकुमार भानु प्रकाश की मुलाकात उनके बड़े भाई के मंत्री से हुई। मंत्री से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री ने राजकुमार को दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद राजकुमार ने अपने बड़े भाई का कुशल मंगल पूछा। मंत्री ने सारा कुशल मंगल कह सुनाया। उसके बाद राजकुमार ने कहा, मेरे भाई ने तुम्हें मुझे लेने के लिए भेजा है। मैं उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा तो मैं 2-3 दिन में ही आपके साथ अपने भाई से मिलने चलूंगा। तब तक आपकी सेना और आपके रहने का प्रबंध मेरे राज्य में बहुत अच्छे से है। आप आराम से रहिए। मंत्री और उसकी सेना 2-3 दिन तक वहीं पर रुकी। राजकुमार ने राज्य की देखभाल के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को नियुक्त किया और उसे पूरे राज्य की बागडोर समझा दी। उसके बाद शाम को वह अपनी पत्नी से विदा लेने के लिए उसके पास गया। पत्नी से विदा लेने के बाद वह अपने सेवकों के साथ अपने महल से निकल पड़ा। राजकुमार अभी अपने महल के बाहर निकला ही था कि वह अपने खेमे में अपने मंत्रियों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हो गया। उसने अभी तक यात्रा प्रारंभ नहीं की थी। यात्रा प्रारंभ करने से पहले उसने सोचा कि अभी तो आधी रात ही हुई है, एक बार चलकर अपनी पत्नी से और मिलाऊं, फिर अपनी यात्रा पर निकलूंगा। राजकुमार अकेले ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया। उसकी पत्नी उस समय अपने सेवक के साथ एक संगीन अवस्था में सोई हुई थी। राजकुमार ने जब देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ, परंतु फिर उसने अपनी आंखों पर विश्वास करते हुए अपनी पत्नी की हरकतों को देखा और उसने गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाली और उसी समय अपनी पत्नी और सेवक का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजकुमार भानु प्रकाश ने दोनों शवों को अपने महल के पीछे जंगल में फेंक दिया और चुपचाप वापस अपने खेमे में आकर सो गया। सुबह वह यात्रा के लिए निकल पड़ा। उसके साथ के सारे सेवक और उसकी सेना हंसी खुशी यात्रा पर चल रहे थे, परंतु भानु प्रकाश अपनी पत्नी की बेवफाई और उसके कुकर्म को याद करके बहुत दुखी रहता था। वह ठीक से खाता पीता भी नहीं था। 2-3 दिन की यात्रा करने के बाद वह अपने भाई की राजधानी के समीप पहुंच गया। इधर चंद्र प्रकाश को जैसे ही पता चला कि उसका छोटा भाई आ रहा है, वह अपने दरबारियों के साथ उसके स्वागत के लिए अपने महल के बाहर गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखकर दौड़कर गले मिला। उसके बाद एक दूसरे से कुशल मंगल पूछा। उसके बाद चंद्र प्रकाश भानु प्रकाश को बड़े ही आदर पूर्वक के साथ महल के अंदर ले गया। राजकुमार चंद्र प्रकाश ने अपने भाई के लिए एक कक्ष बहुत पहले से ही सजाया था। वहां से उसकी सारी राजधानी बहुत अच्छे से दिखती थी। वह कक्ष बहुत ही खूबसूरत था।
दोनों भाई ने साथ बैठकर खाना खाया। वे ढेर सारी बातें करते रहे। बातें करते करते उन्हें ना जाने कब इतनी रात हो गई। चंद्र प्रकाश अपने भाई को उसके कक्ष में छोड़कर वह अपने कक्ष में चला गया। चंद्र प्रकाश तो बहुत खुश था, परंतु भानु प्रकाश अपनी पत्नी की बेवफाई को याद करके बहुत दुखी रहता था। वह अपने भाई के सामने कुछ भी जाहिर ना कर रहा था। वह उस कक्ष में तो था, उस कक्ष की खूबसूरती उसे भा ना रही थी। वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा फूट फूट कर रो रहा था। इसी तरह हर रात भानु प्रकाश को नींद नहीं आती। वह अपनी पत्नी के दुष्कर्म को याद करके बहुत दुखी रहता था। धीरे धीरे उसका शरीर सूखा जा रहा था। चंद्र प्रकाश यह सब देखकर बहुत परेशान था। वह मन ही मन सोचता कि मैं अपने भाई से इतना प्रेम करता हूँ, उसकी सारी सुख सुविधा का यहाँ पर ख्याल रखता हूँ। पता नहीं इसको कौन सा दुख सता रहा है। हो सकता है इसे राज का कोई कष्ट हो, या फिर पत्नी के दूर होने का दुख। कहीं मैंने इसे यहाँ बुलाकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। मैं जल्द ही इसके जाने का प्रबंध करता हूँ। राजकुमार चंद्र प्रकाश ने राजकुमार भानु प्रकाश का दिल बहलाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी करवाए, परंतु भानु प्रकाश का कहीं भी मन न लग रहा था। चंद्र प्रकाश ने बहुत सी कीमती जवाहरात, हीरे मोती और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं थाल में सजाकर राजकुमार भानु प्रकाश के पास पहुंचवाई, परंतु उसे इन सब बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे किसी भी चीज से कोई खुशी ना मिल रही थी। राजकुमार चंद्र प्रकाश ने अपने दरबारियों को बुलवाया और कहा, सुना है यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत घना जंगल है। वहां पर बहुत शिकार करने में मजा आती है। कल मैं अपने भाई के साथ वहीं पर शिकार करने जाऊंगा। हो सकता है इससे भानु प्रकाश का शिकार में मन लगे और उसका दुख हल्का हो जाए। अगले ही दिन राजकुमार चंद्र प्रकाश ने शिकार पर जाने की सारी तैयारियां करवाई, परंतु जब राजकुमार चंद्र प्रकाश ने छोटे राजकुमार से शिकार पर जाने की बात कही तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वह शिकार पर नहीं जा सकता। वह अपने कक्ष में रहकर ही आराम करना चाहता है। राजकुमार चंद्र प्रकाश ने अपने भाई पर ज्यादा जोर नहीं डाला और वह शिकार पर चला गया। भानु प्रकाश अपने कक्ष में अकेले ही था। वह अपने कक्ष की खिड़की पर बैठा अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था। उसकी खिड़की से सारे दूर दूर तक के बगीचे और पूरी राजधानी दिखाई देती थी। वह बहुत देर तक शाही महल के पुष्पों को देख रहा था। बगीचा तो बहुत सुंदर था, परंतु इससे भी भानु प्रकाश को कोई शांति न मिल रही थी। तभी अचानक से उसने देखा कि महल का एक दरवाजा खुला। वहां से उसके बड़े भाई यानी कि राजकुमार चंद्र प्रकाश की पत्नी 20 स्त्रियों के साथ बाहर निकली। सभी स्त्रियां बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनी थी। उन सबको यह पता था कि सभी लोग आज शिकार पर गए हैं, इसीलिए वे बगीचे में आनंद लेने के लिए आई थी। भानु प्रकाश छिपकर अपनी खिड़की पर बैठ गया। उसने सोचा कि देखो तो ये सब यहाँ पर क्या करेंगी। तभी अचानक से उसने देखा कि दासियों ने अपने अपने वस्त्र निकाल दिए जो वे पहनकर महल से बाहर आई थी। यह देखकर तो छोटे राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि जो 20 स्त्रियां थीं उनमें से 10 मर्द थे और सिर्फ 10 स्त्रियां थीं। उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे के साथ कुकर्म करने लगी। उसके बाद राजकुमार ने देखा कि उनके बड़े भाई की पत्नी अकेले खड़ी थी। तभी अचानक से बगीचे के एक पेड़ से एक आदमी उतरा और वह भी उसके भाई की पत्नी के साथ हो लिया। आधी रात तक वे एक दूसरे के साथ कुकर्म करते रहे। उसके बाद सभी ने अपने अपने वस्त्र पहने और वे जिस दरवाजे से आए थे उसी दरवाजे से महल के अंदर चले गए। राजकुमार भानु प्रकाश ने सोचा कि मैं तो दुखी हूं ही, परंतु मेरा बड़ा भाई तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। उसकी पत्नी उसकी पीठ पीछे क्या क्या कर रही है उसको तो कुछ पता भी नहीं, जबकि मेरा भाई तो इतना शक्तिशाली और वैभवशाली है, परंतु फिर भी वह इसके बारे में पता ना कर सका। अब मैं इतना शोक क्यों करूं जब मुझे यह मालूम हो गया है कि यह नीच कर संसार में तो आम बात हो गई है। यह सोचकर उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। पहले तो वह भोजन त्याग चुका था, परंतु उसने अब स्वादिष्ट भोजन मंगवाया और पेट भर के भोजन किया। अब वह साधारण आदमी की तरह जीवन जीने लगा। जब राजकुमार चंद्र प्रकाश अपने शिकार से लौटा तो राजकुमार भानु प्रकाश ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। राजकुमार चंद्र प्रकाश ने
भानुप्रकाश से कहा, भाई तुम मेरे साथ शिकार पर नहीं गया, परंतु वह जगह बहुत अच्छी थी, तुझे वहां पर बहुत आनंद आता। राजकुमार भानुप्रकाश को इस तरह खुश देखकर चंद्रप्रकाश ने कहा, मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि तुम प्रसन्न हो। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही थी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने प्रसन्न हो गए। राजकुमार ने सारी बातें अपने बड़े भाई को बता दी कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कैसा धोखा किया है, परंतु राजकुमार ने अभी तक चंद्रप्रकाश को उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी न बताया था। इस पर राजकुमार चंद्रप्रकाश ने कहा, परंतु मेरे भाई, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा दुख दूर हो गया। राजकुमार भानुप्रकाश ने कहा, मेरे भाई, अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी तो तुम विश्वास नहीं करोगे और तुम्हें मुझसे भी ज्यादा दुख होगा। यह सुनकर राजकुमार चंद्रप्रकाश ने कहा, तुमने तो मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। अब मुझे सच सच बताओ और जल्दी बताओ। राजकुमार भानुप्रकाश ने सारी बातें अपने बड़े भाई को बता दी, उस नौजवान के बारे में, राजकुमार की पत्नी के बारे में और 10 दासियों के बारे में। यह सुनकर राजकुमार चंद्रप्रकाश को भरोसा न हो रहा था। छोटे राजकुमार ने कहा, मेरे भाई, मैंने यह घटना अपनी आंखों से देखी है और मैंने समझ लिया है कि सारी स्त्रियों के स्वभाव में दुष्टता और पाप होता है। आदमियों को औरतों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं यह सब कुछ देखकर अपना दुख भूल गया और अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगा हूँ। यह सुनकर राजकुमार चंद्रप्रकाश ने कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की सारी औरतें व्यभिचारिणी हैं। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा तब तक मैं भरोसा नहीं कर सकता। राजकुमार भानुप्रकाश ने कहा, ठीक है भैया, जैसा मैं कहता हूँ आप बिल्कुल वैसा ही करें। आप फिर से एक बार 2-3 दिन के लिए शिकार पर जाने की घोषणा करें। हम दोनों यहाँ से निकलकर अपने अपने खेमे में दिन गुजारेंगे और रात को मेरे ही कक्ष में आकर खिड़की पर बैठकर सारा नजारा देखेंगे। तब आपको भरोसा हो जाएगा। राजकुमार चंद्रप्रकाश अपने भाई की बात से सहमत हुआ। राजकुमार चंद्रप्रकाश ने एक हफ्ते के लिए शिकार पर जाने की घोषणा कर दी और अगले ही दिन वे सब लोग शिकार के लिए निकल पड़े। वे दोनों महल के बाहर ही एक खेमे में रुके। पूरा दिन वे खेमे में गुजारे। रात होते ही वे दोनों राजकुमार भानुप्रकाश के कक्ष में आकर उसी खिड़की पर छिप गए। तभी अचानक से दोनों ने देखा कि महल का एक दरवाजा खुला। रानी अपनी 20 दासियों के साथ वहां से बाहर निकली और शाही बगीचे में आई। पहले की तरह सभी ने अपने कपड़े उतारे। उसमें से जो 10 आदमी थे वे 10 दासियों के साथ कुकर्म करने लगे। उसके बाद रानी ने आवाज दी, पेड़ से वही नौजवान उतरा और फिर उन दोनों ने भी वही करना शुरू कर दिया। यह देख चंद्रप्रकाश को अपनी आंखों पर भरोसा न हो रहा था। वह भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मुझ जैसे महान राजा की पत्नी भी इतना नीच काम करती है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। उसके बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, मेरे भाई, इस संसार में एक क्षण सुख का है तो दूसरा दुख का। अच्छा यही होगा कि हम इस माया को छोड़ दें। मैं अपने सारे राज्य का परित्याग करता हूँ और अपनी सेना का भी। अब मैं इस राज्य में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। भानुप्रकाश को अपने बड़े भाई का यह निर्णय बिल्कुल उचित न लगा, परंतु उस समय उसने देखा कि उसका भाई बहुत दुखी है, इसीलिए उसने इनकार भी ना किया। उसने कहा, मेरे भाई, अगर आप संसार में किसी व्यक्ति को अपने से ज्यादा अधिक इस दुर्भाग्य से पीड़ित पाएंगे तो आप मुझे वचन दें कि आप अपने राज्य में लौट आएंगे। यह सुनकर चंद्रप्रकाश ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों से ज्यादा इस संसार में किसी को भी दुख नहीं है। भानुप्रकाश ने कहा, थोड़ी दूर की यात्रा करने पर ही आपको इस बात का अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगले ही दिन दोनों चुपके से राज्य के बाहर निकल पड़े। दिन भर यात्रा करने के बाद जब रात हो गई तो दोनों ने एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारी। सुबह होते ही वह फिर से आगे निकल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक मनोरम वन में पहुंचे जो एक नदी के तट पर था। उसी वन में वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे और एक दूसरे से बातें करते रहे। तभी अचानक से उन्हें एक भयानक शब्द सुनाई दिया। यह सुनकर दोनों अत्यंत भयभीत हुए। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने देखा कि नदी के जल से एक बड़ा सा पहाड़ निकला।
वो पहाड़ इतना बड़ा था कि उसके ऊपर की चोटी मानो आसमान को छू रही हो। यह देखकर दोनों भाई उसी पेड़ पर चढ़ गए और पत्तों के बीच में छिपकर यह नजारा देखने लगे। दोनों ने देखा कि वह पहाड़ तो चलने लगा और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गया और अचानक से वह एक भयानक राक्षस के रूप में बदल गया। यह देख दोनों थरथर कांपने लगे। दोनों एक दूसरे को लिपट गए। उसके बाद उसने देखा कि उस राक्षस के सिर पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ है। राक्षस ने उस संदूक को उतारा और उसके ताले को खोला। ताला खोलते ही उस संदूक से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली। वह स्त्री देखने में बहुत सुंदर थी। उससे राक्षस ने प्रेम से कहा, प्रिय, बहुत दिन हो गए जब मैं तुम्हें तुम्हारे विवाह के मंडप से उठाकर लाया था। इतने दिनों से तुम मेरे प्रति वफादार रही हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इस समय मुझे नींद आ रही है, इसीलिए तुम्हारे करीब सोना चाहता हूँ। इतना कहकर वह दानव उस स्त्री के पैरों पर अपना सिर रखकर सो गया। वह इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा था कि उसकी आवाज ऐसे लग रही थी कि बादल गरज रहे हों। अचानक से उस स्त्री की नजर पेड़ के ऊपर बैठे दोनों भाइयों पर पड़ी। उस स्त्री ने दोनों को इशारे से नीचे उतारा। दोनों भाई डरते डरते पेड़ से नीचे उतर आए और वे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि मुझे छोड़ दो। उस स्त्री ने कहा, तुम दोनों को जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसे उठा दूंगी। राजकुमार चंद्रप्रकाश और राजकुमार भानुप्रकाश ने कहा, परंतु मुझे करना क्या होगा? इस पर उस स्त्री ने कहा कि तुम दोनों भाइयों को मेरे साथ संभोग करना होगा, नहीं तो मैं इसे जगा दूंगी। अब दोनों राजकुमारों के पास कोई चारा ना था। उस स्त्री ने जैसा कहा दोनों भाइयों ने वैसा कर दिया। उसके बाद वे कहने लगे, अब तो हमें यहाँ से जाने दो। उस स्त्री ने कहा, तुम दोनों अपनी एक एक अंगूठी मुझे दे दो। दोनों भाइयों ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। उस स्त्री ने एक छोटा सा संदूक खोला और कहा, तुम्हें पता है कि इसमें क्या है? इसमें 98 सोने की अंगूठियां हैं। ये अंगूठियां उन आदमियों की हैं जिनके साथ मैं संबंध बना चुकी हूँ। अब ये अंगूठियां 100 हो गई हैं। इस राक्षस ने मुझे कैद करके रखा हुआ है। इसे लगता है कि मैं इसके प्रति वफादार हूँ। इसे क्या पता कि मैं 100 आदमियों के साथ संभोग कर चुकी हूँ। यह सुनकर राजकुमार चंद्रप्रकाश के होश उड़ गए। वहां से थोड़ी दूर बाहर आने के बाद राजकुमार भानुप्रकाश ने अपने बड़े भाई से कहा, अब आप ही बताइए कि इस राक्षस की इतनी कड़ी निगरानी के बाद यह स्त्री 100 लोगों से संभोग कर चुकी है। क्या इस राक्षस का दुख आपसे बड़ा नहीं है? हम जो बात ढूंढने निकले थे वह आपको मिल गया है या नहीं? राजकुमार चंद्रप्रकाश ने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई। अब हमें अपने राज्य को वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई स्त्री निष्पाप मिले। दोनों भाई वापस अपने राज्य में लौट आए। राज्य में वापस लौटते ही राजकुमार चंद्रप्रकाश ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वे उसकी पत्नी को कैद में डलवा दें और उसके साथ उन 10 दासियों को भी कैद में डलवा दें। इसके बाद दोनों भाई संसार के इस मोह माया से पूरी तरह से बाहर निकल चुके थे। अब वे सारा ध्यान अपने राज्य पर लगाने लगे। उनका राज्य कुशल पूर्वक चलने लगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।